गांधी जी के गुरु कौन थे? तो क्या बताओगे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले ही उन्हें यह सलाह देते हैं कि भारत की आजादी के आंदोलन में सम्मिलित होने से पहले गांधी तुम भारत का भ्रमण करो, पूरा भारत देखो, पूरे भारत को देखो और समझो कहां पर किस प्रकार की समस्या है, फिर उसके बाद तुम आजादी के आंदोलन में सम्मिलित हो। समझ में आई बात? और क्यों कहा गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ऐसा? क्योंकि जब तक आप भारत की परिस्थितियों को नहीं समझोगे, आज उसी रास्ते पर कौन चल रहा है? उसी रास्ते पर आज के टाइम पर राहुल गांधी चलने का प्रयास कर रहे हैं। वो समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में किधर क्या समस्याएं हैं। अगर ये चीज उन्होंने 2017 और 18 में करी होती तो 19 में उनकी इतनी करारी हार नहीं होती। हार मैं मानता हूं, हार तो होती, लेकिन इतनी करारी हार नहीं होती। कहते हैं जब तक चोट ना खाओ ना, तब तक इंसान सुधरता नहीं है। वही बात है, वही बात है। उन्होंने चोट खाई तो उठे। अब समझे कि जब तक मैं भारत को समझूंगा नहीं, भारत के लोगों से जुड़ूंगा नहीं, तब तक मैं भारत का नेता नहीं बन पाऊंगा। तो अब हम चल रहे हैं इसके आगे की कथा समझने, इसके आगे की अर्थात भारत और भारत के आजादी के आंदोलन में गांधी के सम्मिलित होने की कथा को चल रहे हैं हम समझने, सुनने और गांधी के योगदान को। आज भी गांधी के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि गांधी ने किया क्या है। गांधी ने वो किया है जो किसी और ने नहीं किया है। यही बात हम चल रहे हैं आज इस अध्याय में विस्तार पूर्वक समझेंगे। 1915 के बाद गांधी ने इस देश के लिए जो किया वो सबके सामने है। आज जो आप लोग हर बात पर, जब भी आपके साथ कुछ भी सरकार गलत करती है तो आप भी जो आंदोलन का रास्ता अपनाते हैं, ये गांधी का दिया हुआ हथियार है, जिसपे आज भी इस आधुनिक समय में भी जनता इसी पर विश्वास करती है कि अगर सरकार से भिड़ना है, लड़ना है, तो हमें अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए सरकार का विरोध करना है। क्यों कर रहे हो भाई? अगर गांधी ने कुछ नहीं किया है तो उनका रास्ता क्यों अपना रहे हो सरकार के विरुद्ध खड़े होने के लिए? अगर गांधी ने कुछ नहीं किया तो सरकार से भिड़ने के लिए आप अहिंसा का रास्ता क्यों अपनाते हैं? अपनाइए हिंसा का रास्ता। फिर सरकार जब आपके पिछवाड़े तोड़ेगी तब आपको पता चल जाएगा कि गांधी का रास्ता क्यों सही था। आप तब समझेंगे, आप आज नहीं समझेंगे, क्योंकि जिस पे बीतती नहीं है ना, उसको नहीं पता होता कि क्या होता है दर्द, क्या होता है, क्या होती है प्रताड़ना, क्या होती है मार। जब सरकार किसी के लात तोड़ देती है, किसी का हाथ तोड़ देती है। आप सबने लाला लाजपत राय का नाम सुना होगा कि नहीं सुना है? सुना है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? ये पता है कि नहीं पता? सांड्रस को क्यों मारा था भगत सिंह साहब ने? पता है? नहीं पता। यही तो दिक्कत है ना आज के भारत की। पढ़ता कुछ नहीं है और बोलता गांधी के खिलाफ बहुत कुछ है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत लेके आगे बढ़ो, किताबों का ज्ञान लो और आगे बढ़ो। लाला लाजपत साहब की मृत्यु क्यों हुई है इसको जानो, और भगत सिंह साहब ने क्यों सांड्रस को मारा ये भी जानो आप। देखिए, मेरे को अंग्रेज अधिकारी का नाम मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन जो उन्होंने जिस इंस्पेक्टर को मारा, जिसने लाला लाजपत राय साहब के सर पर लाठी मारी थी, उसी को मारा। क्यों मारा ये पता करो आप, ये पता करो आप। ये सारी चीजें जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक आप गांधी के महत्व को नहीं समझ पाओगे। गांधी के महत्व को समझना है तो इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, इतिहास को समझना पड़ेगा, तब जाकर आप गांधी को समझ पाओगे। गांधी को समझना है। चलिए आज प्रारंभ करते हैं भारत में गांधी के योगदान को। भारत में कैसे जुड़ते हैं गांधी भारत के आजादी के आंदोलन से? आइए प्रारंभ करते हैं। भारतीय राजनीति में प्रवेश किसका? महात्मा गांधी का। और महात्मा गांधी ने अपने नाम के आगे महात्मा खुद नहीं लगाया है, उन्हें यह उपाधि देने का काम किसने किया है? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। रविंद्रनाथ टैगोर, ठाकुर, जो भी कहिए, भारत के पहले नोबेल पुरस्कर्ता, जिन्हें सबसे पहले साहित्य में मिला है नोबेल। भारत के बहुत बड़े विद्वान, बंगाली भाषा के बहुत बड़े विद्वान
भारत का जो आज राष्ट्रगान है उसके रचयिता वो है। समझ में आई बात? तो ये बातें आप जानो, ये बात आप जानो। समझ में आई बात? तो चलिए पढ़ते हैं गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से विशेष रूप से प्रभावित थे। अंडरलाइन दिस नेम, ये गांधी जी के गुरु हैं। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु हैं। गांधी जी इन्हें अपना गुरु मानते हैं। किसे? गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना गुरु मानते हैं। ठीक है, ये एक नंबर का प्रश्न बनता है कि गांधी जी के गुरु कौन थे, तो क्या बताओगे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले ही उन्हें यह सलाह देते हैं कि भारत की आजादी के आंदोलन में सम्मिलित होने से पहले गांधी तुम भारत का भ्रमण करो, पूरा भारत देखो, पूरे भारत को देखो और समझो कहां पर किस प्रकार की समस्या है, फिर उसके बाद तुम आजादी के आंदोलन में सम्मिलित हो। समझ में आई बात? और क्यों कहा गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ऐसा? क्योंकि जब तक आप भारत की परिस्थितियों को नहीं समझोगे, आज उसी रास्ते पर कौन चल रहा है? उसी रास्ते पर आज के टाइम पर राहुल गांधी चलने का प्रयास कर रहे हैं। वो समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत में किधर क्या समस्याएं हैं। अगर ये चीज उन्होंने 2017 और 18 में करी होती तो 19 में उनकी इतनी करारी हार नहीं होती। हार मैं मानता हूं, हार तो होती, लेकिन इतनी करारी हार नहीं होती। कहते हैं जब तक चोट ना खाओ ना, तब तक इंसान सुधरता नहीं है। वही बात है, वही बात है। उन्होंने चोट खाई तो उठे। अब समझे कि जब तक मैं भारत को समझूंगा नहीं, भारत के लोगों से जुड़ूंगा नहीं, तब तक मैं भारत का नेता नहीं बन पाऊंगा। तो गांधी जी ने भी यही करा। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसीलिए कहा गांधी जी को, पहले तुम भारत को समझो, भारत की विविधता को समझो, भारत की समस्याओं को समझो, भारत के लोगों को समझो, भारत की भाषाओं को समझो, फिर उसके बाद तुम आजादी के आंदोलन में उतरना। गांधी बिना भारत को समझे भारत के इस आंदोलन में उतरने का मतलब है तुम मूर्खता का काम कर रहे हो, क्योंकि तुम भारत को नहीं जान रहे। तुमने अभी तक 20 वर्षों तक कहां जीवन बिताया है? तुमने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। तो दक्षिण अफ्रीका और भारत में बहुत विविधता है, बहुत ज्यादा विविधता है। तो पहले भारत को समझ लो, भारत को समझ लो, फिर उसके बाद इस आंदोलन में उतरो। इस आंदोलन में फिर उतरो तो उसका फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। समझ में आई बात? आगे सुनो। गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण करने की सलाह दी, ताकि वे भारतीय जनता की दशा को भली भांति समझ सके। सुन लिया? यही बात थी जो मैंने कही। क्यों कही? कि जिससे कि भारत की जनता को वो बखूबी समझ सके। ठीक, आगे सुनिए। निसंदेह 1993 से 1915 ईस्वी की अवधि में भारत में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित हो चुके थे। इस टाइम पे गांधी जी देश से बाहर थे। 1893 से लेकर 1915 तक गांधी जी का भारत से कोई संबंध नहीं था। वो भारत से बाहर थे, इंग्लैंड, फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका। याद है ना? ये याद रखना। यद्यपि भारत अभी भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था, किंतु राजनीतिक दृष्टि से अब यह पहले की अपेक्षा कहीं अधिक जागरूक एवं सक्रिय हो चुका था। लगभग सभी महत्वपूर्ण शहरों एवं कस्बों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं स्थापित हो चुकी थी। 1905 ईस्वी में किए जाने वाले बंग भंग के विरोध में प्रारंभ होने वाले स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधार पर्याप्त विस्तृत हो गया था। विशेष रूप से मध्य वर्गों में कांग्रेस की अपील का विस्तार होने लगा था। इस आंदोलन ने महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, बंगाल में बिपिन चंद्र पाल और पंजाब में लाला लाजपत राय जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेताओं को जन्म दिया। इन्हें कहा जाता है लाल बाल पाल। आपसे पूछा भी जा सकता है लाल बाल पाल की फुल फॉर्म बताइए, तो किसका किसका नाम लिखना है? बाल गंगाधर तिलक, कहां से है वो? महाराष्ट्र। विपिन चंद्र पाल कहां से है वो? बंगाल से। और
लाला लाजपत राय, कहां से? पंजाब से। इन्हीं का सर फोड़ा था सैंडर्स ने, और इन्हीं का बदला लेने के लिए कौन? भगत सिंह ने उनकी हत्या की थी। समझ में आई बात? तो ये लोग इस समय तक कहां गया मार्कर? 1893 से लेकर 1915 तक भारत बहुत कुछ बदल चुका था। तो इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने सबसे पहले गांधी को कहा कि पहले भारत का भ्रमण करो, भारत की समस्याओं को समझो, और फिर उसके बाद आजादी के आंदोलन में उतरो। क्योंकि जब तक तुम भारत को नहीं समझ पाओगे तब तक तुम भारत के लिए लड़ नहीं पाओगे गांधी, तब तक तुम लड़ नहीं पाओगे। अगर तुम्हें सच में लड़ना है तो पहले भारत को समझो। और तब तक कांग्रेस की जड़ें मजबूत हो चुकी थी, भारत जाग उठा था, राजनीतिक रूप से सशक्त हो गया था भारत का मध्य वर्ग अंग्रेजी शासन के पूर्ण रूप से विरुद्ध हो गया था, और ये प्रमुख नेता बन चुके थे। कौन कौन? लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल, ये तीनों नेता कांग्रेस को मजबूती से गाड़ चुके थे भारत की जमीन में, और भारत के हर जिले में, हर प्रांत में कांग्रेस स्थापित हो चुकी थी। तो मतलब एक बहुत बड़े स्तर पर जनता को जोड़ दिया गया था। पर फिर भी इसीलिए पहले गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने कहा कि पहले गांधी तुम समझो भारत को, क्योंकि तुम 20 साल से भारत से बाहर हो, इसलिए तुम्हें भारत में जो हुआ है, वो जो बदलाव आए हैं, तुम्हें वो नहीं पता। इसलिए पहले तुम भारत का भ्रमण करो, भारत को समझो, उसके बाद तुम भारत की इस आजादी की आंदोलन में कूदो। समझ में आई बात? आगे सुनो। जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेताओं को जन्म दिया, जो राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। लाल बाल पाल का यह जोड़ा, जिसे भारतीय इतिहास में त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, इस आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप का परिचायक था, क्योंकि ये तीनों किसी एक मूल निवास स्थान से संबंधित नहीं थे, है ना? तीनों अलग अलग कोने से थे। ये देखो, एक पंजाब से, एक महाराष्ट्र, एक बंगाल। देख लो, आपका पश्चिम, पूरब और दक्षिण, तीनों का जुड़ाव था। और ये तीनों उस समय के कौन? तीनों लाल बाल पाल। लाल मतलब लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों ही अलग अलग थे और तीनों ही बड़े स्तर के नेता बन गए थे, और ये तीनों ही भारत के राष्ट्र निर्माता के रूप में दिखाई पड़ रहे थे उस समय। ठीक, आगे सुनिए। इस आंदोलन के आखिरी भारतीय स्वरूप का परिचायक था, क्योंकि ये तीनों किसी एक मूल निवास स्थान से संबंधित नहीं थे। इनके मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर थे। लाल बाल पाल उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे। हमें यह याद रखना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक 2 दशकों 1985 से लेकर 1905 के काल को उदार राष्ट्रीयता के नाम से जाना जाता है। मतलब इस टाइम बहुत ही पढ़े लिखे लोग, बहुत ही सलीके के लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ये लोग ज्यादा आंदोलन मारपीट में ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। सरकार से शांतिपूर्ण चर्चा मशवरा करने में ही बिलीव रखते थे। इसीलिए क्या कहा गया है इस काल को कहा गया उदार राष्ट्रीयता के नाम से जाना जाता है। इस अवधि में उदार राष्ट्रवादी विनम्र नीति और विशुद्ध संवैधानिक साधनों का आश्रय लेकर अपनी मांगे सरकार के सम्मुख रखते थे, किंतु सरकार ने उनकी किसी भी महत्वपूर्ण मांग को स्वीकार नहीं किया। उदारवादी क्रमिक एवं सतत प्रयास करते रहने के समर्थक थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी के समान गुजराती मूल के तथा लंदन में प्रशिक्षित वकील मोहम्मद अली जिन्ना भी उदारवादी नेताओं में सम्मिलित थे। ये याद रखना मोहम्मद अली जिन्ना भी कहां के हैं और कहां पढ़े हैं, दोनों एक ही जगह पे पढ़े हैं। कौन? वो भी गुजरात के हैं और वो भी लंदन में ही पढ़े हैं
और वो उन्होंने भी वकालत ही पढ़ रखी है। तो पहले मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी दोनों एक ही पार्टी के थे, दोनों का एक ही विचार था, अलग कुछ नहीं था, अलग कुछ नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी के विचारों में परिवर्तन तब आना प्रारंभ होता है जब गांधी मोहम्मद अली जिन्ना से बहुत ऊपर उठ जाते हैं, बहुत ऊपर। तो जलन की भावना होती है ना, एक जलन कि ये मेरे साथ का, ये मेरे से इतने आगे निकल गया, कैसे निकल गया, ये तो राष्ट्र नायक बन रहा है, मैं तो पिछड़ गया। ये जो भावना थी ना, इसी ने इसका जन्म करा है। जो नसूर पैदा हुआ पाकिस्तान नाम का, ये नसूर पैदा करने का काम मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मुसलमानों में जहर घोलने का काम मोहम्मद अली जिन्ना ने किया है अंग्रेजों के बाद। ये बात जान लो, नहीं भारत में आधी समस्याएं होती ही नहीं, आधी समस्याओं का जड़ मोहम्मद अली जिन्ना था, आधी से ज्यादा। सिर्फ अपनी एक इच्छा की पूर्ति के लिए, मैं भी राष्ट्र निर्माता बनूंगा, मैं भी राष्ट्र निर्माता, राष्ट्रपिता बनना चाहता हूं। उनकी इसी इच्छा ने इस देश को बर्बाद कर दिया। वो जल्दी मर भी तो गए थे। अभी सुनते चलो, आगे पता चलेगा आपको सब कुछ। ठीक, आगे सुनिए। हमें यह याद रखना चाहिए, पढ़ लिया ना ये नेक्स्ट पैराग्राफ। ठीक है। गांधी जी का बनारस भाषण, गांधी जी का पहला बनारस में भाषण होता है। पहली बार भारत की जनता उन्हें सुनती है। क्या भाषण देते हैं, सुनना। गोपाल कृष्ण गोखले के परामर्श के अनुसार गांधी जी ने भारतीय जनता की दशा को समझने के लिए लगभग 1 वर्ष तक देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। गांधी जी की प्रथम महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी, अंडरलाइन कर लेना, फरवरी 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। तो अब आपको यह भी पता चल गया बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है, 1916 में। 1916 में उसकी स्थापना हुई है। और वहीं पर सबसे पहला भाषण देते हैं कौन, महात्मा गांधी। ठीक है। इस समारोह में प्रमुख रूप से उन राजाओं एवं मानव प्रेमियों को आमंत्रित किया गया था जिन्होंने खुले दिल से दान देकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनमें श्रीमती वेंसेट जैसे कांग्रेस के प्रमुख महत्वपूर्ण नेता भी सम्मिलित हुए। गांधी जी को समारोह में सम्मिलित होने का निमंत्रण दक्षिण अफ्रीका में उनकी उपलब्धियों के आधार पर दिया गया था। समारोह में वक्ताओं द्वारा गरीब मजदूरों का कोई उल्लेख न किए जाने की बात गांधी जी को बहुत अखरी, सुनना, बहुत अखरी, किसकी, कि किसी भी बड़े लोगों ने गरीब जनता की बात तक नहीं करी। इस बात से गांधी जी बहुत ज्यादा आहत हुए। आहत मतलब गरीबों को तो कोई बुलाता नहीं था, लेकिन किसी ने उनके बारे में बात भी नहीं करी। इससे बहुत आहत हुए। फिर गांधी जी ने अपने भाषण में उन सब बातों को रखा जिन बातों को किसी ने नहीं रखा। सुनना। अंततः उन्होंने समारोह में बोलते हुए विशेष वर्ग की इसके लिए आलोचना की। अपने विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार थी, किंतु समारोह में उपस्थित सम्मान भ्रत जनों एवं उपस्थित लाखों गरीबों के मध्य दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई आर्थिक विषमता उनकी चिंता का कारण थी। गांधी जी ने आमंत्रित विशिष्ट लोगों का आह्वान करते हुए कहा, भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव, सुन लो, अंडरलाइन कर लेना, भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप स्वयं को इन अलंकरणों से मुक्त नहीं कर लेते और इन्हें अपने हम वतन भारतीयों की भलाई में नहीं लगा देते। उन्होंने कहा कि जब तक आप अपने आप को बड़ा, ऊंच, जब तक आप अपने आप को शहंशाह समझते रहेंगे तब तक ये भारत आजाद नहीं हो सकता। जब तक आप जैसे ये जो विद्यालय बना रहे हैं, इन विद्यालयों में जब तक आप गरीब के बच्चे को नहीं पढ़ाने के लिए आमंत्रित करेंगे तब तक ये भारत बदलने वाला नहीं है। अगर इस भारत को बदलना है आपको, तो उस गरीब के बच्चे को भी इस विद्यालय में आमंत्रित करना पड़ेगा आपको, तभी ये भारत बदलेगा। इसीलिए भारत में जो सरकारी विश्वविद्यालय होते हैं उनकी फीस इतनी सस्ती रखी जाती है जिससे कि
हर वर्ग का बच्चा पढ़ सके और आगे बढ़ सके। लेकिन आज की स्थिति देखिए आप, फीसों को बढ़ाया जा रहा है जिससे कि गरीब का बच्चा विश्वविद्यालय छोड़ दे, वो पढ़ाई ना करे, उसकी वही उंगली टूट जाए। आप खुद देखिए, जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो उसको समझ क्या होगी? कुछ नहीं होगी, महामूर्ख। 12वीं फेल देखी ना सबने? 12वीं फेल में क्या कहता है कि पढ़ा लिखा इसीलिए तो भेड़ बकरियों की तरह इन नेताओं के पीछे जा रहा है और धर्म के नाम पर वोट दे रहा है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो चिंतनशील नहीं है। अगर वो चिंतनशील होता तो उसे पता होता कि वोट धर्म पे नहीं, वोट हमेशा विकास पे देना है, विकास पे। और विकास किस आधार का? मूलभूत विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपका रोजगार। सरकार इन क्षेत्रों में क्या काम कर रही है? धर्म व्यक्ति का होता है और धर्म में सरकार का कोई योगदान नहीं होता। अगर आप नहीं मानोगे धर्म, क्या जबरदस्ती आपसे धर्म मनवाया जा सकता है? आप कोई आ रहा है, 22 तारीख को छुट्टी दी गई है ना सबको, लेकिन कौन पूजा करेगा कौन नहीं करेगा कोई देखने आ रहा है? बताओ भाई। लेकिन रोटी तो सब खाएंगे ना। रोटी के बिना ना हिंदू रह सकता है, ना मुसलमान रह सकता है, ना सिख रह सकता है, ना ईसाई रह सकता है। कि रह सकता है? रोटी तो सबको चाहिए ना। कि बिना रोटी के कोई रह सकता है? नहीं। खाने के बिना कोई रह सकता है? नहीं। ये बात समझो आप। तो ये कहता है वो, उसके कहने का मतलब ये है। अब ये समझिए, तो गांधी भी यही कह रहे हैं कि जब तक पूरे भारत को सम्मिलित नहीं किया जाएगा तब तक भारत की रूपरेखा नहीं बदल सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप सच में भारत की रूपरेखा को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी नियतों को बदलना पड़ेगा। आपको अपने उन गरीब जनों को भी के बारे में भी सोचना पड़ेगा जिनके साथ आप अन्याय कर रहे हैं, उनकी बात तक नहीं कर रहे हैं। आपको उनको भी सम्मिलित करना पड़ेगा, तब जाकर ये भारत बदलेगा। और जब तक आप उनको सम्मिलित नहीं करते तब तक इस भारत के बदलने का सपना आप मत देखिए। इसीलिए तो गांधी ने कोट पैंट सब त्याग दिया, इसीलिए तो त्यागा जिससे कि वो उस जनता से जुड़ सके। उन्होंने जनता से जुड़ने के लिए वो चीजें त्यागी, जनता उनसे अपने आप को अलग ना समझे, इसीलिए तो त्यागा। जिससे कि अब देखो, अब मैं कोट पैंट पहन के जाऊंगा, वो भिखारी एकदम फटी धोती में, तो वो मुझसे डरता ही रहेगा, कभी बात नहीं करेगा। इसीलिए तो उन्होंने भी कहा मैं धोती पहनूंगा। मेरे देश की जनता की जब दशा इतनी खराब है तो मैं सुख की रोटी खाऊं, ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा। गांधी ने इस चीज को करा। अब बताओ और किसी ने करा ये काम? खुद बताओ आप। उस समय इतने नेता थे, किसी ने करा? ना नेहरू ने करा, ना सरदार पटेल ने करा, ना वीर सावरकर जो अपने आप को वीर कहते हैं, अपने मुंह से अपने आप को वीर कहते हैं, उन्होंने करा? खुद पढ़ना, खुद देखना। मैं बोलूंगा नहीं, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। और भी बहुत महान लोग थे, उन्होंने करा? किसी ने भी नहीं त्यागा। क्यों नहीं त्यागा भाई? अगर आपको सच में गांधी बनने का शौक था, मोहम्मद अली जिन्ना, उस बंदे ने आखिरी दिन तक, पाकिस्तान का मुसलमान भिखारी था लेकिन उस बंदे ने कभी अपने कोट पैंट में दाग लगने नहीं दिया। तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना, और वो बनना चाहते थे गांधी। अब आप समझ लो, अब आप समझ लो कि कौन क्या था, कौन क्या था। मैं किसी के योगदान को छोटा नहीं बताता, लेकिन गांधी के ऊपर प्रश्न उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लो कि आपने इस देश के लिए क्या किया है, तब जाकर आप गांधी पे सवाल उठाइए। गांधी ने जो किया है, अगर आप उतना उसका 1% भी कर देना तो आप महान हो जाएंगे। आज के समय में आपने उसका 1% भी नहीं किया है, आपने उसका 1% भी नहीं किया है। गांधी उन्हीं धोती में इंग्लैंड भी गए हैं, और आज के नेता कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री क्या फटे कपड़े पहनेगा? जनता फटी हाल है, लेकिन प्रधानमंत्री 2.5 लाख का सूट, 1.5 लाख का सूट पहनेंगे, 1 लाख का पेन लगाएंगे, चाहे लिखना कुछ ना आए, लेकिन 1 लाख का पेन जरूर लगाएंगे। समझ में आई बात? पार्कर का 1 लाख का पेन, क्या जरूरत है भाई? कि जरूरत है? लिखा तो दोनों से एक ही जाएगा, साइन ही तो करना है ना। कि पेन महंगा हो जाने से विचार महंगे हो जाते हैं। विचार तो आपके दिमाग के है ना भाई।
बताओ। हाँ भैया। विचार तो दिमाग के हैं, पेन के थोड़ी ना है। पेन तो चाहे 50 रुपए का हो, चाहे 5 रुपए का हो, चाहे 10 रुपए का, चाहे 3 रुपए का हो, चाहे 1 रुपए का हो, पेन तो पेन है। आपके विचार महंगे होने चाहिए, आपके विचार महंगे होने चाहिए। स्वामी विवेकानंद ऐसे नहीं बना जाता। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, उसको पढ़ो तब पता चलेगा ना कि स्वामी विवेकानंद ने करा क्या है। हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो पढ़ते नहीं है, और लड़कों में खासकर कि आप पढ़ लोगे ना, अंबेडकर को पढ़ो, अंबेडकर ने क्या स्ट्रगल किया है, उनके जैसा स्ट्रगल तो किसी का है ही नहीं इस दुनिया में, किसी का नहीं है। पढ़ो। आज के लोगों को शर्म आती है कि हाँ हम ये है वो है। नहीं, ये आप हो तो अंबेडकर के कारण हो, नहीं तो आप आज भी जूती होते लोगों के गोड़ की, आज भी। समझ में आई बात? आगे सुनो, कहां तक आ गए थे? गांधी जी ने और आगे बोलते हुए कहा, हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक कि हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं लेते रहेंगे। सुन लिया? जब तक जमींदार अपनी इस कुनियत को नहीं छोड़ेगा कि किसानों को चूस लेना है गन्ने की तरह, तब तक देश में स्वशासन नहीं आने वाला। देश में स्वशासन तभी आएगा जब काला बाजारी बंद होगी देश में। देश का किसान जब खुशहाल होगा तब जाकर देश स्वशासन की तरफ बढ़ेगा। अगर किसान को आप रुलाओगे तो देश कभी खुश नहीं हो सकता। और जिस नेता ने देश के किसान को रुलाया है, अर्थात उसने मां धरती को रुलाया है, क्योंकि मां धरती को चीरकर उसमें से अंकुरित करके बीज फसल उगाने का काम इस देश का किसान करता है। और अगर किसान रोता है तो इसका मतलब मां धरती रोती है, और मां धरती को रुलाने का मतलब है अपने ऊपर विनाश को लाना। गांधी कह रहे हैं, मैं नहीं कहा, मेरे इतने बड़े विचार नहीं है, गांधी कह रहे हैं। आगे सुनिए, जब तक कि हम किसानों से उनके परिश्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं लेते रहेंगे अथवा अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहेंगे, हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है। ना तो वकील, ना डॉक्टर और ना ही जमींदार इसे सुरक्षित रख सकते हैं। समझ में आ गई बात? जब तक इस देश का बहुसंख्यक नहीं उठेगा, अर्थात उस समय तो सारे 80% आबादी किसानी में थी, तो जब तक किसान नहीं उठ खड़ा होता इस देश के लिए, तब तक स्वशासन लाना असंभव है। स्वशासन लाना असंभव है। कौन कह रहा है? गांधी। ठीक है, गलत कह रहे हैं भाई? नहीं भैया। अब आप खुद देख लो, तो इतने बड़े विद्वानों में किसी ने नहीं कहा किसानों गरीबों की चर्चा की, उस व्यक्ति ने की। क्यों की? क्यों महान है? क्योंकि वो, उनको पता है कि उनको क्या करना है, उनका उद्देश्य क्लियर था, उनको कोई लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं था। वो सिर्फ इस देश के लिए जीना चाहते थे, इस देश को बनाना चाहते थे। और जिसने मारा है ना गांधी को, गोडसे को भी पढ़ लेना एक बार। वो सिर्फ एक बात के लिए दुखी था कि गांधी ने क्यों दिलाए 55 करोड़ मुसलमानों को, बस। और किसी बात से वो दुखी नहीं था, नहीं तो वो कभी नहीं मारता गांधी को। वो मानता है, वो खुद मानता है कि गांधी जी जितना कोई राष्ट्रभक्त नहीं था इस देश में, वो खुद मानता है। पढ़ना उसको भी एक बार, जिससे कि क्लियर हो जाएगी मेंटेलिटी आप लोगों की। आगे सुनो, उल्लेखनीय है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह का अवसर था, क्योंकि इस राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना भारतीय धन और भारतीय प्रयासों के द्वारा की गई थी। किंतु गांधी जी स्वयं को बधाई का पात्र मानने के स्थान पर उपस्थित जनों को उन किसानों और श्रमिकों की याद दिलाना चाहते थे जो भारतीय जनसंख्या में बहुसंख्यक होते हुए भी वहां श्रोताओं के रूप में उपस्थित नहीं थे। सुन लिया? जो सबसे ज्यादा संख्या में थे, लेकिन वहां पर एक भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, किसान। तो इस बात से गांधी बहुत दुखी थे कि जो इस देश का बहुसंख्यक है उसका एक भी नुमाइंदा यहां उपस्थित नहीं है, एक भी किसान उपस्थित नहीं है। क्या मतलब है? किस स्वशासन की हम बात कर रहे हैं जब हम अपने देश के किसान को ही अपने विश्वविद्यालयों में आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं? तो क्या मतलब है ऐसे सुशासन का? सुशासन का मतलब तो तब होगा जब बहुसंख्यक जनसंख्या
खुश होगी। जब तक बहुसंख्यक ही सम्मिलित नहीं होगा उस काम में जिस काम को हम करना चाहते हैं, तो वो कभी नहीं आ सकता, वो कभी नहीं आ सकता। अगर किसान चाहेगा तो इस देश को जब चाहे ऊंचाई पे पहुंचा दे और जब चाहे जमीन पर पटक दे। ये जान लो आप, किसान से बड़ा कोई नहीं है, किसान से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। और तो किसान को कभी नहीं ललकारना। मोदी जी ने ललकारा, मोदी जी को मुंह की खानी पड़ी। अगर वो बिल वापस नहीं लेते ना, अगर वो बिल वापस नहीं लेते तो मोदी जी उत्तर प्रदेश का चुनाव हार जाते, उत्तर प्रदेश का चुनाव हार जाते। ये बात जान लो आप, ये बात समझ जाओ आप। आगे सुनो, अगर राम मंदिर का फैसला नहीं आया होता तो आगे सुनो। इस प्रकार गांधी जी का फरवरी 1916 ईस्वी का बनारस भाषण इस तथ्य का परिचायक था कि भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों एवं जमींदारों जैसे विशेष वर्गों द्वारा निर्मित था। इसके साथ ही साथ गांधी जी की इस इच्छा का भी प्रथम सार्वजनिक उद्घोषण था कि भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में संपूर्ण भारतीय जनता को साथ लेकर चलना चाहते थे। तो इस बात से देख लो, पहले कांग्रेस कैसी थी। कांग्रेस पहले सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों तक सीमित थी और गांधी ने उसे जन जन तक पहुंचाया था। गांधी ने उसमें जन जन को जोड़ा था। अब अंतर समझ रहे हो आप? गांधी ने क्या किया? गांधी ने कांग्रेस को खास से आम बना दिया, सबका बना दिया। पहले कांग्रेस कुछ लोगों तक सीमित थी, वकीलों तक, जमींदारों तक, डॉक्टरों तक, पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित थी। पढ़े लिखे अर्थात एलीट लोगों तक सीमित थी। एलीट लोगों की बात करने वाली कांग्रेस थी जब तक गांधी नहीं थे। और गांधी के आने के बाद कांग्रेस खास से आम हो गई। कांग्रेस ने अपने पहले भाषण में ये स्पष्ट कर दिया कि अगर मेरा राष्ट्रवाद का मतलब है मेरे किसानों को शामिल करना, मेरे मजदूरों को शामिल करना, मेरे गरीब वर्ग को शामिल करना। जब तक ये शामिल नहीं होंगे तब तक इस देश को आजादी नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती इस देश को आजादी। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, उन्होंने बखूबी स्पष्ट कर दिया। और ये लिख के आ रहे पेपर में, ऐसा भैया मजे ले रहे थे। ये बातें लिख के आओगे तो बहुत बेहतरीन आंसर बनेगा। और भैया आपसे मेरी विनती है कि आप लिख लेते हो, पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा आपको। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी 1 महीने मेहनत कर लो बस। 60 नंबर 80 में से पक्के, 60 नंबर 80 में से पक्के। और अगर स्कूल में आपका चरित्र अच्छा होगा तो हर 100 में से 70 नंबर और 75 नंबर तो पक्के हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर लिख के आ गए तो 100 में से 75 पक्के। मैं ये नहीं कहता 100 में से 90 लाओगे ना, 100 में 75 ला लो, तुम बहुत अच्छे बन जाओगे। आगे सुनो, साबरमती आश्रम की स्थापना। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की, यह भी याद रखना। गांधी जी ने 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में साबरमती के किनारे पर साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसे सत्याग्रह आश्रम का नाम दिया गया। वस्तुतः इस आश्रम की स्थापना सत्य और अहिंसा की प्रयोगशाला के रूप में की गई थी। गांधी जी ने सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा के सिद्धांत पर आधारित संघर्ष की अपनी नींव विधि का प्रयोग इसी आश्रम से प्रारंभ किया। भारत में गांधी जी के सत्याग्रह प्रयोग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भागीदार बनने से पूर्व गांधी जी ने 1917-18 ईस्वी में अवधि में चंपारण और खेड़ा के सत्याग्रहों में भाग लिया तथा अहमदाबाद के मिल मजदूरों की मांगों के समर्थन में संघर्ष किया। भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में किया। चंपारण में नील की खेती के लिए किसानों पर गोरे बागान मालिकों द्वारा अनेक अत्याचार किए जाते थे। गांधी जी ने 1917 में, अंडरलाइन कर लेना,
गांधी जी ने 1917 में चंपारण पहुंचे। गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचे, किंतु चंपारण के कमिश्नर ने गांधी जी के चंपारण प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्हें तत्क्षण चंपारण से लौट जाने का आदेश दिया। गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया और आदेश की अवहेलना के लिए किसी भी सजा को भुगतने के लिए तैयार हो गए। अंततः स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। किसानों की समस्या के समाधान के लिए नियुक्त आयोग में गांधी जी को भी सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह सफल रहा। मतलब गांधी जी ने सत्याग्रह अपने पहले सविनय अवज्ञा से यह सिद्ध कर दिया भारत को चंपारण के पहले सत्याग्रह से यह सिद्ध कर दिया गांधी जी ने कि अगर आपकी नीयत साफ है और सत्य के साथ है तो आपको कोई माई का लाल नहीं हरा सकता, कोई माई का लाल नहीं हरा सकता। समझ में आई बात? तो ये चंपारण उनका पहला प्रयोग था। 1917 का चंपारण नील की खेती के खिलाफ जो पहला उन्होंने आंदोलन किया, यह पहला प्रयोग था गांधी जी का, जिसने सरकार को याद दिलाया कि इस देश के लोगों को रोकने का अधिकार आपको नहीं है। मैं इसी देश का हूं और मुझे मेरे देश में कुछ करने से आप रोकने वाले कौन होते हैं? ये बात गांधी जी ने इस आंदोलन से सिद्ध कर दी। फिर दूसरा आंदोलन उन्होंने कब किया? 1918 के वर्ष में गांधी जी अपने गृह राज्य गुजरात में 2 अभियानों में व्यस्त रहे। फरवरी 1918 में उन्होंने अहमदाबाद में कपड़ा मिल मजदूरों का समर्थन करते हुए उनके लिए काम करने की बेहतर स्थिति की मांग की। गांधी जी के हस्तक्षेप से मजदूरों की हड़ताल समाप्त हो गई और मिल मालिक मजदूरों का 35% बोनस के रूप में देने को तैयार हो गए। मार्च 1918 में उन्होंने गुजरात में खेड़ा जिले में फसल नष्ट हो जाने पर राज्य से किसानों का लगान माफ करने की मांग की। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के सत्याग्रहों से गांधी जी की लोकप्रियता में पर्याप्त वृद्धि हुई। गांधी जी जनसामान्य के नेता के रूप में उभरने लगे तथा उनके राजनीतिक कार्यकर्ताओं विशेषतः युवा वर्ग की श्रद्धा के पात्र बन गए। तो इस प्रकार से गांधी जी कांग्रेस और पूरे भारत के आंखों के तारे बन जाते हैं। इस तरह से इन तीनों आंदोलनों में उनकी सफलता ने उन्हें भारत के आंदोलनों में सबसे ऊपर खड़ा कर दिया। इन तीनों आंदोलनों में उन्हें पूरे भारत को बता दिया कि हाँ, कोई दक्षिण अफ्रीका से आया है और उसके पास एक ऐसा हथियार है जिससे अंग्रेज सरकार बिना कोई हथियार उठाए गिर जाती है, बिना कोई हथियार उठाए ही गिर जाती है। ये सिद्ध कर दिया गांधी जी ने अपने इन तीनों अभियानों से। आगे सुनिए, रॉलेट एक्ट, यही है वो एक्ट जिसमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु होती है। सुनना, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में देश में क्रांतिकारी एवं आतंकवादी गतिविधियों को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत प्रतिरक्षा अधिनियम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया था। इसके अनुसार प्रेस, अंडरलाइन कर लो, रॉलेट एक्ट क्या है याद रखना, ये 3 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी गई थी। मतलब बिना जांच पड़ताल किए भी किसी को जेल में डाला जा सकता है, ठीक है। युद्ध की समाप्ति के साथ ही कानून की अवधि में समाप्त होने वाली थी, किंतु सरकार राष्ट्रवादियों का दमन करने के लिए इस कानून को किसी न किसी रूप में जीवित रखना चाहती थी। अंततः जस्टिस सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में नियुक्त समिति की संतुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। गांधी जी ने फरवरी 1919 में एक सत्याग्रह सभा का गठन किया और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय कर लिया। 30 मार्च 1919 को दिल्ली में व्यापक हड़ताल हुई और 6 अप्रैल 1919 को देश के लगभग सभी महत्वपूर्ण नगरों में हड़ताल का आयोजन किया गया। लगभग संपूर्ण देश में
राजनीतिक जागरण की अभूतपूर्व लहर दौड़ गई। सत्याग्रहियों की उत्तेजना और अधिकारी वर्ग के अदूरदर्शिता के कारण दिल्ली, कलकत्ता और पंजाब के कुछ नगरों में उपद्रव हो गए। चिंतित गांधी ने 8 अप्रैल को बंबई से दिल्ली और पंजाब की ओर प्रस्थान किया, किंतु सरकार ने उन्हें 9 अप्रैल की रात्रि को पलवल रेलवे स्टेशन पर बंदी बनाकर वापस बंबई भेज दिया। गांधी जी की गिरफ्तारी की सूचना से संपूर्ण देश में उत्तेजना और रोष का वातावरण बन गया। सरकार ने शांतिपूर्ण उपायों से समस्या का समाधान करने के स्थान पर शक्ति का सहारा लिया। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के उपराज्यपाल माइकल ओ डायर ने पंजाब के 2 जनप्रिय नेताओं डॉक्टर सफरुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप स्थिति और अधिक गंभीर हो गई। फिर आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये भी याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। भारत के आंदोलन को एक बड़ा आंदोलन बनाने में इस घटना ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। फिर बहुत से वो लोग भी भारत की आजादी के आंदोलन में जुड़ गए जो लोग पहले जुड़े नहीं थे, जो पहले अंग्रेजों के हितैषी थे, वो भी जुड़ गए थे, क्योंकि अंग्रेज जनरल डायर ने वो किया था इस यहाँ पर, जो कि बहुत ही जघन्य अपराध था। बेगुनाह लोगों को मारा गया था, बेगुनाह लोगों को मारा गया था बेवजह इस हत्याकांड में। तो क्या है, सुन लीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 13, 1919। डॉक्टर सफरुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही अमृतसर में सार्वजनिक हड़ताल हो गई। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन लगभग 20,000 व्यक्ति और डॉक्टर सफरुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। सभा शांतिपूर्ण चल रही थी कि जनरल डायर सेना सहित वहां पहुंच गया और बिना किसी चेतावनी के उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने जाने वाले इस हत्याकांड में 400 से अधिक लोग मारे गए। जलियांवाला बाग की घिनौनी घटना जनमानस की एक टीस बनकर रह गई। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी नाइटहुड की पदवी वापस कर दी। सर शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से त्याग पत्र दे दिया और महात्मा गांधी सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन छेड़ देने को तत्पर हो गए। तो ये होता है, इस आंदोलन ने, इस हत्याकांड ने पूरे भारत को झुलसा दिया, पूरे भारत को झुलसा दिया और जगा दिया कि अगर तुम लोग अब भी नहीं उठे तो तुम्हारी ऐसी ही हत्या होगी, तुम्हारे अधिकारों की ऐसी ही हत्या होगी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत को जगाने वाला हत्याकांड था। इसने समझा दिया कि अंग्रेज भारत के हितैषी नहीं है, ये अंग्रेज भारत के हितैषी नहीं है और अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को ये दबाएंगे। और अगर हम अब भी दबते रह गए तो फिर हम कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। इस बात को समझ लिया और फिर सभी ने एक स्वर में आवाज दी कि अब तो भारत को आजाद करना है। और आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में इससे आगे का पढ़ेंगे। जय हिंद,